सो हेलो क्लास, जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई एम जितेंद्र करवा। टुडे आई विल गोइंग टू टेक फॉर द क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा दिया था। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। कि सर नंबर लाइन पे आप रूट 9.3 को रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा करने में इसमें थोड़ी तो मशक्क़त लगेगी। सो आई होप आपके पास स्केल कंपास होने चाहिए। स्केल और कंपास अपने पास रखना और पेंसिल तो ऑब्वियसली होगी ही। तो ठीक है क्लास, हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए एक फिक्स स्टेप है। अगर यहाँ पे 9.3 होता या फिर 8.3 होता या फिर 7.3 होता या फिर 6.3 होता या 6.4, 6.5, 6.6 कुछ भी होता, सबके लिए प्रोसीजर सेम है। बस आपको पहला स्टेप है वो आपका चेंज रहेगा। जैसे देखिए, सुनना क्लास, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 9.3। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 9.3। तो देखिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी ए बी। मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी ए बी जिसकी लेंथ कितनी है 9.3 सेंटीमीटर। और साइड में मैं यहां लिख दूंगा ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। साइड में ये लिखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों लिख रहा था। फिर अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सटेंड ए बी। एक्सटेंड ए बी टू पॉइंट सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, सर बी से सी तक 1 सेंटीमीटर का आप आगे एक और एक्सटेंड कर दीजिए। तो आपके पास ए से ले जाकर सी तक कितनी हो गई 9.3। 9.3 प्लस 1 दैट इज 10.3 सेंटीमीटर। 9.3 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारे पास 10.3 सेंटीमीटर का हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद होगा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। हम क्या करेंगे, हमारे कंपास को ओपन करेंगे। हमारे कंपास को यहाँ पे करेंगे और जो पॉइंटेड वाला होता है उसे हम रखेंगे ए पे, और एक आर्क इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क, एक मिनट रुकिए मैं कलर चेंज कर देता है। कलर चेंज से आपको थोड़ी आसानी रहेगी। यहाँ पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, देन आई विल गोइंग टू कीप एट पॉइंट सी, और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये जो मुझे पॉइंट मिला है, मार्क इट एज अ ओ। इसको मैंने क्या मार्क कर दिया, ओ मार्क कर दिया। क्या पॉइंट मार्क कर दिया मैंने, इसको ओ मार्क कर दिया। तो अब आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बेटा। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या करता है, किसी भी लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। मतलब ये जो मेरे पास 10.3 का लाइन सेगमेंट था ए सी, उसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। दैट इज ए ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू 10.3 का हाफ। तो 10.3 का हाफ हो जाएगा मेरे पास 5.15 सेंटीमीटर। ये मेरे पास कितना आ गया 5.15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टेकिंग AO एज रेडियस, आई एम ऑल्सो स्पीकिंग द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। टेकिंग AO एज अ सेंटर, टेकिंग पॉइंट O एज अ सेंटर एंड AO एज द रेडियस, ड्रॉ द कर्व। ये जो आप कर्व ड्रॉ करोगे ये आपकी एग्जैक्ट पॉइंट सी पे मिलनी चाहिए, और ये मिलेगी क्योंकि इसकी रेडियस की तरह बिहेव कर रही है। AC is the diameter and AO is behaving as the radius of that diameter. तो ये मैंने जो इसका सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नाउ एट पॉइंट B, नाउ एट पॉइंट B ड्रॉ अ परपेंडिकुलर।
ड्रॉ परपेंडिकुलर मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको, केवल एक 90 डिग्री बनाना है। तो आपको पता है 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, 60 120, 60 और 120 से 90 डिग्री। ए आ गया पॉइंट, बी आ गया पॉइंट, सी आ गया, मार्क दिस पॉइंट एज अ डी। इस पॉइंट को आप क्या मार्क कर दीजिए, डी मार्क कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लास, इस लाइन को क्या करना है, थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए क्योंकि ये नंबर लाइन है, क्योंकि ये नंबर लाइन है। तो देखिएगा क्लास, नंबर लाइन कहाँ से शुरू होगी, ठीक है। ये मेरे नंबर लाइन की तरह बिहेव करेगी, तो मैंने इसे आगे एक्सटेंड कर दिया। ये जो मेरा पॉइंट बी है, ये जो मेरा पॉइंट बी है, ये जीरो की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, जीरो की तरह। अभी देखना आपको बताते हैं, ये मेरा बी किसकी तरह बिहेव करेगा, जीरो की तरह। ये मैंने बी सी कितना लिया था, 1 सेंटीमीटर, ये करेगा 1 सेंटीमीटर की तरह, ठीक है। तो आप देखिए क्लास, ये जो मेरी बी डी है, मैं कह रहा हूं √9.3 के बराबर है। टेक दिस बी डी ऑन योर कंपास, इसको यहां से मेजर कीजिए। टेक दिस बी डी on your compass, take BD as the radius of your compass. This is your point E, and this point E is √9.3. This point E is 9√9.3. तो देखिए क्लास, अगर आपका ये 1 है तो ये आपका 2 की तरह होगा, और ये आपके 3 की तरह होगा, और पॉइंट ई 3 के जस्ट थोड़ा सा आगे आपके एग्जिस्ट करेगा। देखिए बेटा, यहाँ तो मैंने हाथ से ड्राइंग की है। आप जब अपने पेंसिल और कंपास को यूज़ लेके, रूलर और कंपास और पेंसिल को यूज़ में लेके जब ड्रॉ करोगे, तो ये बिल्कुल, ये जो बी डी की लेंथ है, ये बिल्कुल मेरे यहाँ पे ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और 3 से जस्ट थोड़ा सा आगे इंटरसेक्ट करेगी। आपको लगेगा 3 पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन थोड़ा सा आगे आपका ये 3 पे इंटरसेक्ट करेगी। अब मेरा एक सवाल आता है, बच्चे कह रहे हैं चलो सर आपका कंस्ट्रक्शन तो हमें समझ आ गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको प्रूव कीजिए कि सर ये √9.3 के बराबर है। कि सर हम कैसे माने कि √9.3 के बराबर है? तो क्लास, उसके लिए आप क्या कीजिए, उसके लिए क्या कीजिए, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ओडी को ज्वाइन कर दीजिए। क्या कर दिया मैंने, ओडी को ज्वाइन कर दिया। अब मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं आपको, प्रूफ बता रहा हूं कि मेरी जो लेंथ BD है वो √9.3 के बराबर है। कैसे आएगा, देखिए क्लास, इन ट्राइंगल OBD, इन ट्राइंगल OBD से कहने से पहले मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको क्या बताया था, OB। अब देखिए क्लास, O से ले जाकर C तक मैं OB की लेंथ निकाल रहा हूं। मैं पहले क्या निकाल रहा हूं, OB की लेंथ निकाल रहा हूं। OB की लेंथ में क्या लिख सकता हूं, OC माइनस BC। अगर मैं O से ले जाके C में से BC को माइनस कर देता हूं तो मैं लिख रहा हूं OC माइनस BC। OC की लेंथ कितनी थी मेरे पास, 5.15। उसमें से BC मेरा कितना था, 1 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास आ गया 4.15। कितना आ गया, 4.15 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूं, आपको इन ट्राइंगल OBD, इन ट्राइंगल OBD, तो मेरे पास आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मेरा 90 डिग्री ट्राइंगल है, आप सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। सर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी, BD के स्क्वायर की। किसकी वैल्यू निकालनी है, BD के स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मैंने आपको कहा जब भी आप कोई आइडेंटिटी यूज लेते हैं तो यहाँ लिखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B। मैं ये आइडेंटिटी यूज ले रहा हूँ तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा OD प्लस OB, OD माइनस OB। OD की लेंथ, OD क्या है बेटा, इस सर्कल का रेडियस है, यानी OD विल बी इज इक्वल टू, OD विल बी इज, बिकॉज OD क्या है, इस कर्व का रेडियस है, तो इसका मतलब AO के बराबर है। तो OD की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 5.15।
और OB की वैल्यू क्या है मेरे पास, OB की वैल्यू मैंने अभी निकाली 4.15। ओके, OD की वैल्यू वापस 5.15 और OB की वैल्यू हो गई 4.15। तो देखिए क्लास 5.15 प्लस 4.15 हो गया मेरे पास 9.3 और यहाँ पे 5.15 माइनस 4.5 मेरे पास आ गया 1। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 9.3 और ये आ गया मेरे पास BD का स्क्वायर। अब आपको पता है ये स्क्वायर मेरे पास उधर जाएगा तो मेरे पास आ गया BD इज इक्वल टू रूट 9.3 सेंटीमीटर। और ये मेरा प्रूव हो गया है कि सर BD की जो लेंथ थी वो 9.3 थी और मैंने इस लेंथ को मेजर करके कंपास पे मैंने इस लेंथ को मेजर करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। सो पॉइंट E is represent as a root 9.3 and B to E BE it means BE is equal to root 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास, बहुत सिंपल सा है, इसके सामने आपका प्रूफ है। सारी वैल्यूज कैसे आई थी, बहुत सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से करा रहा हूँ, करा नहीं रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, देखिए कैसा रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ आपके पास क्वेश्चन होता है 8.3 या फिर 7.3, तो इसके अंदर केवल चेंजेस ये रहते या फिर 8.5। तो चेंजेस ये रहता जहाँ पे मैंने जो लाइन ड्रॉ करी थी शुरुआत में 9.3 की, वो मैं इस बार कितने की ड्रॉ कर दूंगा 8.5 की। मैं ये वाला करा रहा हूँ 8.5 की। फिर उसमें यहाँ पे मेरे क्या हो जाता A B 1 सेंटीमीटर में आगे ले लेता तो ये हो जाता मेरे पास C, ये हो जाता मेरे पास 9.5। फिर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट आ जाता O। फिर मैं इसको क्या करता, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता, यहाँ पे 90 डिग्री से ये ऐसे करता, मैं कहता ये मेरे लेंथ कितनी है 8.5 और ये मेरा पॉइंट हो जाता E और ये पॉइंट हो जाता D। ये सेम प्रोसीजर मेरा एज अ टेस्ट चलेगा अगर वैल्यू कुछ भी हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम प्रोसीजर रहता है। ये क्वेश्चन हमारे आने के चांसेस बहुत कम है, ये क्वेश्चन थोड़ा कम ही आता है। ओके क्लास, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है 1/√7। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन मेरे पास आ रहा है, सेकंड पोर्शन मेरे पास क्या कहता है 1/√7 माइनस √6। जो थर्ड पार्ट मेरे पास आ रहा है वो कह रहा है 1/√5 प्लस √2। ठीक है क्लास, तीन पार्ट तो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है, √7 माइनस √6, √5 प्लस √2 और 1/√7। तो क्लास इसके अंदर क्या करना है, आपको केवल एक कंसेप्ट समझ के रखना है, केवल एक कंसेप्ट कि सर जो वैल्यू मेरे को डिनोमिनेटर में दे रखी है क्या वो रूट में है। हाँ जी सर वो रूट में है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर में रूट कभी भी पसंद नहीं है, क्योंकि जो रूट में जो वैल्यू होती है वो आती है मेरे पास इर्रेशनल। क्या आती है, इर्रेशनल। और मैं इर्रेशनल वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखना पसंद नहीं करता, मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं रखूंगा। और क्वेश्चन में ही यही दे रखा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसका मतलब है डिनोमिनेटर के अंदर से जो आपके रूट वाली वैल्यू है उसे हटाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए जब आपके पास सिंपल सा एक ही वैल्यू दे रखी हो तो यहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7। देखिए क्या होगा यहाँ पे 1/√7 मल्टीप्लाई बाय √7 और डिवाइड बाय √7। ठीक है क्लास, मतलब √7 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा और √7 से डिवाइड भी कर दीजिएगा। तो देखिए क्या होगा 1/√7, 1 इंटू √7 कितना हो गया मेरे पास √7। और अब आपके पास पता है √7 इंटू √7, देखिए क्लास क्या होता है √7 इंटू √7, ये क्या हो जाएगा मेरे पास √7 का
स्क्वायर, और अब आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेरे पास जब भी सेम वैल्यू रूट के अंदर होती है और मल्टीप्लाई होती है तो आप सिर्फ वो वैल्यू रख दीजिए और स्क्वायर रूट हटा दीजिए। तो मेरे पास क्या, √7 इंटू √7 विल गोइंग टू रिजल्ट इन 7। तो अब एक बार आप ध्यान दीजिए क्लास, क्या मेरे डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट है? नहीं। तो मेरे क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया था, डिनोमिनेटर के अंदर से आप स्क्वायर रूट हटा दीजिए, मैंने हटा दिया। न्यूमरेटर की बात उन्होंने नहीं की थी, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में ये अंतर है कि यहाँ पे हमारे पास केवल एक टर्म था और यहाँ पे मेरे पास दो टर्म है। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। जो वैल्यू आपको दे रखी है जिसमें अगर कुछ नेगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर कहीं साइन नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में क्या साइन है, नेगेटिव, तो आप ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम वैल्यूज होनी चाहिए बट बीच में क्या आना चाहिए, प्लस। अगर यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे प्लस है तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जो हमें वैल्यू दे रखी थी √7 माइनस √6। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √7 किससे करेंगे, √7 प्लस √6, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, √7 प्लस √6। देखिए क्लास, एक चीज़ ध्यान रखना, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम वैल्यू से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू इससे एज इट इज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास ये वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी। ऐसा मत करना ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई कर दे नीचे माइनस से, नहीं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरे डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो सेम वैल्यू को ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 को अगर मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ब्रैकेट लगाने से आपको एक फ़ायदा रहेगा, कैसे देखिएगा, यहाँ पे 1 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है √7 प्लस √6, और अब यहाँ पे क्या रह जाएगा मेरे पास, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6। ठीक है क्लास, तो देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको पता है a माइनस बी यूजिंग आइडेंटिटी। मैंने क्या बोला, जब भी कोई आइडेंटिटी आप यूज़ लेते हैं तो उसे ज़रूर लिखिए। तो ये हो जाएगा मेरा a माइनस बी a प्लस बी, आपको सामने दिख रहा है a माइनस बी a प्लस बी विल गोइंग टू रिजल्ट इन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे क्या हो जाएगा, देखिए आप, न्यूमरेटर मेरे एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर स्क्वायर रूट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है क्लास, तो ये देखिए क्या हो गया, √7 प्लस √6 और डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 7 माइनस 6, और 7 माइनस 6 होता है 1, आप सभी को पता है। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 1, एंड दिस इज माय आंसर। ये मेरे पास आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ आएगा। तो एज इट इज सेम पोर्शन है, मैं आपको इसका करा रहा हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 1/√5। क्या दे रखा है, 1/√5। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है विद द ऑपोजिट फाइन। तो देखिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम वैल्यूज यूज में लेनी है, बस साइन हो जाएगा नेगेटिव, और जिस वैल्यू से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें उसी वैल्यू से आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्लास, यहाँ पे आपको लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √5 माइनस √2, क्योंकि थ्योरी पूरी लिखी होनी चाहिए। अब मैं 1 से अगर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में मेरे क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2। अब हम क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी
using identity a plus b multiply by a minus b will going to give me a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर बार ये आइडेंटिटी यूज में लेता हूँ, हर बार लिखता हूँ, आपको भी लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो हम क्या लिखते हैं, √5 न्यूमरेटर एज इट इज़ वापस लिख देते हैं और ये मेरे पास रह जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब आपको पता है √5 का स्क्वायर क्या होता है, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा मेरे पास 2 और मेरा आंसर हो जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। दिस विल बी माय आंसर। ठीक है क्लास, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द फोर्थ पार्ट। अब जो फोर्थ पार्ट कह रहा हूं वो आपका हो जाएगा होमवर्क। एक पार्ट तो आपको होमवर्क में करना ही पड़ेगा, अगर होमवर्क नहीं करोगे तो प्रैक्टिस कैसे होगी, और प्रैक्टिस आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैथमेटिक्स परफेक्ट। ठीक है, ओके। सो नाउ क्लास, अब मैं बात करता हूं एक्सरसाइज 1.6 की। एक्सरसाइज 1.6 के अंदर हमारे क्या है, इसके अंदर हमारे पास आते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या आता है, एक्सपोनेंशियल। लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ आएगा। तो इसमें आपको क्या बेटा, कुछ लॉज याद रखने हैं। ये मैं कराने से पहले, एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको कुछ सिंपल से लॉज बताता हूँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये आपने कर रखे हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कर रहे हो। क्लास 7th और 8th के अंदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार आपको समझने पड़ेंगे। तो मैं एक बार जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके लिए लिख रहा हूँ, आप वो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये लॉज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम कहते हैं a टू द पावर p मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर q। अगर हमारे पास बेसेस सेम हो, यहाँ पे a मेरा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस, और p एंड q आर बिहेविंग एज पावर्स। अगर a मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर p मल्टीप्लाई विद a टू द पावर q, अगर बेसेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a टू द पावर p प्लस q। अगर बेसेस मल्टीप्लाई में होते हैं और सेम होते हैं तो हमारी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, a टू द पावर p डिवाइडेड बाय a टू द पावर q। ठीक है, a टू द पावर p डिवाइडेड बाय a टू द पावर q। इसका मतलब है हमारे पास बेसेस है सेम और दोनों की वैल्यूज में हमारे पास क्या है, डिवीजन है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन में प्लस हुआ था तो डिवाइड के अंदर क्या हो जाएगा, a टू द पावर p माइनस q। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a टू द पावर p माइनस q। ध्यान रखना बेटा। अब मैं बात करा रहा हूँ आपको फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में हम एग्जांपल लेते हैं, अगर पावर के ऊपर पावर हो, जैसे a टू द पावर p टू द होल पावर q, जैसे कि मैं इसे कह सकता हूँ a टू द पावर p मल्टीप्लाई बाय q। देखिए कैसे, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास है 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो बेसेस सेम है और दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, तो मेरे पास हो जाएगा 2 टू द पावर 5। क्या हो गया मेरे पास, 2 टू द पावर 5। अब मैं बात करता हूँ मेरे पास 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1, हमारे पास इसका क्या रिजल्ट रह जाएगा, 2 टू द पावर 3 माइनस 1 विल बी 2। ठीक है बेटा। अब मैं आपको इसका थर्ड का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास है 3 की पावर 4 टू द होल पावर 2, तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो 4 टू द पावर 2 है ये हमारे मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों पावर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट इज 3 टू द पावर 8। क्या हुआ, 4 इंटू 2, ये मेरे पास हो गया 8। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक ये जो 3 है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी और जो कम यूज़ आएगी वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है।
ठीक है। अब मेरे पास कुछ एक प्रॉपर्टी और आती है, अगर किसी की पावर ज़ीरो होती है, अगर किसी भी वेरिएबल की या किसी नंबर की पावर ज़ीरो होती है तो हमारे पास आंसर क्या आता है? हमारे पास आंसर आता है a टू द पावर ज़ीरो विल गोइंग टू गिव मी द 1। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी की पावर ज़ीरो होती है तो उसका आंसर ज़ीरो नहीं होता, उसका आंसर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। अब मैं आपको फिफ्थ लॉ बता रहा हूँ इसका। फिफ्थ लॉ हमारे पास, अगर किसी की पावर मेरे पास है -2 या फिर -3, तो अगर किसी की पावर हमारे पास नेगेटिव होती है तो वो क्या चला जाता है? रेसिप्रोकल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? रेसिप्रोकल में चला जाता है, मतलब डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास a टू द पावर 3, मतलब अगर कोई भी मेरे पास पावर नेगेटिव है तो उसका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अब देखिएगा एक पावर और है हमारे पास 6, इसे मैं कहता हूँ a टू द पावर p एंड मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर p। यहाँ पे देखिए बेसेस आर डिफरेंट, आप कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, बेसेस आर डिफरेंट। अगर हमारा बेसेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर p, क्योंकि पावर तो सेम है तो आप a और b को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके ऊपर होल पावर हम क्या ले लेंगे? p। ये मेरे पास जो 6 लॉज थे ये हमें बहुत ध्यान से याद रखने पड़ेंगे। देखिए क्लास, ये जो 6 लॉज हैं, 1 अगर मल्टीप्लाई में होते हैं, अगर मल्टीप्लाई में होते हैं, बेसेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है हमारे पास? पावर हो जाती है ऐड। क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी मेरे पास ऐड। और अगर मेरे पास बेसेस सेम है और दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या डिवीज़न में है तो पावर में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। अगर पावर पे पावर है तो दोनों पावर्स में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी की पावर 0 है तो हमारे पास आंसर आता है 1, और अगर कोई किसी की पावर में नेगेटिव है तो उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। और अगर बेसेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो हमारे बेसिस में मल्टीप्लिकेशन हो के होल पावर सेम हो जाएगी। ठीक है क्लास, ये हमने सारे एक्सपोनेंशियल के लॉज याद कर लिए हैं, और अगर हम ये याद हो गए हैं तो हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। तो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 1.6 बहुत ज़्यादा इजी है। 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 3 क्वेश्चन है, तीनों में 3 से ज़्यादा 3 या 4 पार्ट है, लेकिन हमें इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ईजी है। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, हमारा MCQ, आजकल आपके MCQ 10 से 20 नंबर के आपके स्कूल एग्जाम्स या फिर बोर्ड एग्जाम के अंदर भी हमारे MCQ आने लग गए हैं, तो हमें ये MCQ की बेसिस पे ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट पार्ट। क्या किसकी वैल्यू निकालनी है? 64 की पावर 1/2। ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है? 32 टू द पावर 1/5। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? 125 टू द पावर 1/3। ठीक है क्लास, अब देखिए आपको इसके अंदर क्या करना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सिंपल सा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सर हमें इसको करना क्या है। ठीक है, आप देखिए 64 टू द पावर 1/2 टू द पावर 1/2। 1/2 का मतलब आपको पता है क्या होता है बेटा? स्क्वायर रूट भी होता है। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। तो अब देखिए हमें क्या करना है। आपके पास पता है पावर पे पावर होती है तो हमारे पास क्या होता था? मल्टीप्लिकेशन हो जाता था। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी करते हैं या फिर डायरेक्ट लिखते हैं, सर 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 × 8 टू द पावर 1/2। फिर मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 8 की द पावर 2 की पावर 1/2। तो देखिए क्लास, यूजिंग यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज लेंगे? a टू द पावर p टू द पावर q विल बी a p इंटू q। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर 8 की पावर मेरे पास 2 है और दोनों पावर मेरे पास क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आंसर आ गया 8। आंसर क्या आ गया मेरे पास? 8। ठीक है बेटा,
अब मैं क्या लिख रहा हूँ 32 टू द पावर 1/5। मैंने यहाँ पे 8 टू द पावर 2 ही क्यों लिया, इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे पास ऊपर 1/2 है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए किसकी पावर 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं उसे, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास 32 की पावर 1/5 है, क्या है 1/5, तो मैं 32 को 1/5 यानी किसी की पावर 5 है क्या 32, लेट्स चेक, यहाँ पे हम चेक करते हैं सर 32 एक बार कीजिए 2 से कितना आया 16, यहाँ पर कीजिए 2, यहाँ पे आया 8, फिर कीजिए 2 से यह आया 4, फिर कीजिए 2 से यह आया 2, तो यह आया मेरे पास, इसका मतलब 5 टाइम 2 टू द पावर 5। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 5 की पावर 1/5। वापस मैं यहाँ पे यही प्रॉपर्टी लिखूंगा, a टू द पावर p टू द पावर q विल बी a टू द पावर p इंटू q। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर आ गया 2। आइडेंटिटी मैं हर बार क्यों लिखता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा और एक ही क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, तो आपके एक क्वेश्चन के लिए मैं हर क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी लिखता हूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स पूरे आए। ओके, अब मैं कहता हूं 125 को मैं किसकी पावर में 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो एक बार आप 125 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ये मेरे पास कितना आया सर 25, ये कितना आया 5, ये कितना आया 5, तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3। तो मेरी आइडेंटिटी वापस वही a टू द पावर q विल गोइंग टू रिजल्ट इन a टू द पावर p इंटू q। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ सर 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 टू द पावर बचा 1, दैट इज माय आंसर। 5 की टू द पावर कितना 1 कितना रहेगा 5 ही हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है क्लास, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल सा है, जब एक बार अपने आप हाथ से करेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास बहुत इजीली ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है सर फर्स्ट पार्ट है 9 टू द पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2, ओके नो इश्यू। फिर हम करते हैं सर सेकंड पार्ट, क्या करते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज 32 टू द पावर 2/5, 2/5। इसका थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। और नाउ आई एम हेडिंग फॉर द फोर्थ पार्ट। एक तो पार्ट आपको होमवर्क में मिलेगा ही, आपको पता ही है, 125 टू द पावर -1/3। ओके, तो सबसे पहले मैं करता हूं 9 टू द पावर 3/2। तो सबसे पहले आप देखो 3/2 तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं 9 के क्या फैक्टराइजेशन कर सकता हूं, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3। तो ये मेरे पास क्या हो गया 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3/2। अब आपको पता है यूजिंग प्रॉपर्टी क्या है, a टू द पावर p टू द पावर q विल गोइंग टू गिव मी a टू द पावर p इंटू q। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया सर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो देखिए क्लास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर आया 3 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3, 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27। सो 27 इज माई आंसर। ठीक है, ओके नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, 32 को मैंने अभी आपके सामने लिखा था, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 5 और इसकी पावर हो गई 2/5। अभी हमने आपके सामने इस प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व किया था। अब आपको पता है हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लेंगे, वापिस वही आइडेंटिटी a टू द पावर p टू द पावर q विल गोइंग टू गिव मी a टू द पावर p इंटू q। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 विल बी माय आंसर एंड दिस विल गोइंग टू रिजल्ट में इन 4। तो क्लास अब आपको मैं एक बात बताने वाला हूँ, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप लिखोगे कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको 3 तो लिखना पड़ेगा नीचे, और जब आप कोई मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इसके ऊपर ब्रैकेट बनाना और यहाँ पे लिखना 2 इंटू 3/2। आपको ये लगना चाहिए, ये प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए कि ये वैल्यू इसके पावर में है। ठीक है बेटा, ये विजिबल होना चाहिए कि ये वैल्यू इसके पावर में है। ठीक है, ओके ओके नाउ वी आर हेडिंग फॉर द फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट के लिए मेरे पास क्या है, सबसे पहले 125 को मैंने अभी लिखा था, क्या लिखा था, 5 की पावर 3 टू द पावर -1/3. Again using that identity, a to the power p to the power q will going to give me a to the power p into q. मेरे पास क्या आ गया, दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3. ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, ताकि आप इसको 3 -1/3 ना कर दें. जब भी कोई वैल्यू नेगेटिव की होती है तो उसके लिए हमेशा आप ब्रैकेट लगाएं. 3 से 3 मेरे पास कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये आ गया 5 टू द पावर -1. मैंने आपको बताया था जब भी कोई वैल्यू नेगेटिव में, अगर उसकी पावर नेगेटिव में है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो दिस विल गोइंग टू रिजल्ट में इन 1/5. मेरे पास इसका आंसर क्या रहेगा, 1/5. ठीक है क्लास, इसके साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है. फोर्थ पार्ट मैंने करा दिया, फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट मैंने करा दिया. सो द थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क. होमवर्क हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे मैथमेटिक्स परफेक्ट होगी. ठीक है, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन. अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे. तो थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है, सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 3/5 2 टू द पावर 3/5 मल्टीप्लाई. जो डॉट लगा है ना, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई. अब क्लास आपको पता है, whenever the bases are the same, the powers will get add. तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, using a to the power p multiply by a to the power q will going to result in a to the power p plus q. तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 का ब्रैकेट और पावर उसके ऊपर थोड़ा ध्यान से लिखना, ताकि वो लगे कि सर आप पावर्स के अंदर डील कर रहे हो. ऐसा नहीं है आप बेसिस को और पावर को एक साथ लिखना शुरू कर दो, थोड़ा ध्यान रखना बेटा इसका. ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 2. यहाँ पे मेरे पास रह गया, इसका एलसीएम आ गया. एक सेकेंड रुकिए, जस्ट लेट मी चेक द क्वेश्चन. 2/3. ओके, देखिए मैंने बोला ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत होते ही सब कुछ गलत हो जाएगा. मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ रहा है, 2/3. तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 2/3, और यहाँ पे मेरे पास है 1/5. तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 2/3, और यहाँ पे हो जाएगा 1/5. तो मेरे को 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15. 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 हो गया, और 3 इंटू 1 मेरे पास 3 हो गया. तो मेरे पास आंसर क्या आ गया इसका आंसर आ गया मेरे पास 2 टू द पावर 13/15. दिस विल बी माई आंसर. आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है. ठीक है क्लास, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया. अब मैं बात करता हूं सेकंड पार्ट की. किसकी बात कर रहा हूं, सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट मेरे पास क्या कह रहा है, 1/3 टू द पावर 3 टू द पावर 7. एक बार हम क्वेश्चन वापस चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 1/3 टू द पावर 3 टू द पावर 7. तो देखिए क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर. देखिए आप सॉल्व कर लीजिए. अब देखिए, जब ये आपके पास 7 है यहाँ पे, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, 7 है, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो इसका आंसर 1 ही आएगा. तो ये हो गया मेरे पास 1/3 टू द पावर 3 टू द पावर 7. तो आपको पता है यहाँ पे पावर्स हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा 1/3 टू द पावर 21, क्योंकि 3 और 7 में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया. एक बार इस 21 को हम अच्छे से लिख देते हैं. ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 21. अब देखिए क्लास, ये मेरा इसका ये आंसर भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है. आप इसकी जगह ये भी आंसर लिख सकते हैं. अगर ये अपॉन में है, अगर माइनस में होता है तो हम उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, और अगर ये पहले से डिनोमिनेटर में है तो हम उसे ऊपर ले जाके इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. वो तो अब आपके इन्विजिलेटर पे है, उसे कौन सा आंसर पसंद है. आपके दोनों ही आंसर सही रहेंगे. 3 टू द पावर -21. इज इट फाइन बेटा? ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट विल बी योर होमवर्क. बहुत सिंपल है. थर्ड पार्ट विल बी योर होमवर्क. ओके, नाउ आई एम हेडिंग फॉर द फोर्थ पार्ट. मैं फोर्थ पार्ट की तरफ जा रहा हूं. फोर्थ पार्ट हमें क्या कह रहा है, 7 टू द पावर 1/2, 8 टू द पावर 1/2. 7 टू द पावर 1/2,
8 टू द पावर 1/2। अब देखिए क्लास, सबसे पहले इन दोनों के बीच में डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। कंफ्यूज ना होना, सिर्फ ये पूरी बुक के अंदर, इसी एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पे आपका डॉट यूज लिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या लगता है, आपने यहाँ पे भी आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे मैं आपको कौन सी आइडेंटिटी याद कीजिए, कौन सी आइडेंटिटी थी? जब आपके बेसेस अलग अलग थे और पावर सेम हुआ करती थी, तो मैंने आपको क्या लिखा था? a इंटू बी टू द पावर p, टू द पावर p। यहाँ पे देखिए बेसिस डिफरेंट है और पावर अलग अलग है, और इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 7 इंटू 8 टू द पावर 1/2। अब 7 इंटू 8 होता है आपके पास 56, और यहाँ पे आपके पास आ गई पावर 1/2, एंड आई होप दिस इज माई आंसर। सो क्लास, आज हम एक रिजल्ट तक पहुंच गए हैं कि हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 1। हमने यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। तो क्लास ध्यान रखना, मैंने आपको कोई भी एक्सरसाइज कराते वक्त उसके इंपॉर्टेंट भी बताए हैं, वो किस पैटर्न में हमारा एग्जाम पेपर में आ सकता है, आपको उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है क्लास? सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। आपका जागृति ऐप पे आपका हमेशा इसी प्रकार से अभिनंदन किया जाएगा। ठीक है, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर। सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। सो गुड डे।